आज का जो आपका टॉपिक है मार्केट इनएफिशिएंसी। तो इनएफिशिएंसी की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इनएफिशिएंसी की हमारे पास क्या डेफिनेशन है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में तो लोगों को काफ़ी होती है कि इनएफिशिएंसी क्या होती है। तो बेसिकली इसमें जो टर्म्स होते हैं फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। ये हम लोग इसी तरीके से इसको पढ़ते होते हैं, इसी तरीके से इसको प्रोनाउंस करते होते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई मीन फर्क नहीं है। फेयर वैल्यू गैप या इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा, इनमें किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं है। ऑल द टर्म्स रेफर टू सेम आइडिया। आइडिया आपका हमेशा बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, जिस तरह FVG, IMB, या आप ये कह लें इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन। इस तरीके से डिफरेंट, हर कोई किसी का अपना तरीका होता है इसको जो है वो राइट डाउन करने का। सिंपली ये होता है कि इनएफिशिएंसी कब होती है, जब मार्केट की जो विक्स होती है ना, वो उन पे डिस्टेंस आ जाता है, उनमें गैप्स आ जाते हैं, विक्स आपस में मीट नहीं कर रही होती, तो इसको हम लोग इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि मार्केट जो है ना अपनी प्राइस डिलीवरी जो है वो एफिशिएंटली नहीं कर रही, इनएफिशिएंटली प्राइस डिलीवर कर रही है। ठीक है। On the other hand, one in which the wicks do not have a gap between them, it's actually meet. एफिशिएंट प्राइस एक्शन क्या होता है कि एफिशिएंट प्राइस एक्शन के अंदर विक्स जो हैं वो आपस में मीट कर रही होती हैं। जिस तरीके से अभी रिसेंटली इन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने 5 मिनट में इनको बताया कि जब इवनिंग स्टार बना है तो मार्केट ने एक जाहिर सी बात है इनएफिशिएंसी क्रिएट की हुई थी। और वो विक जो स्पिनिंग टॉप, आप लोग चार्ट पे भी जाके देख सकेंगे कि वहां पे एक स्पिनिंग टॉप बुलिश की कैंडल बनी है, तो वो प्रीवियस कैंडल की जो विक्स थी उसको मीट भी कर रही थी। इट मींस जो प्राइस डिलीवर हुए हैं वहां पे वो इनएफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट प्राइस एक्शन डिलीवर हुए हैं। ठीक है, उसने उसको टेस्ट कर दिया विक्स को, तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट प्राइस एक्शन। ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट है, तो हम लोग इसमें टेक्स्ट बुक की जो एग्जांपल्स होती हैं वो देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स जो है टेक्स्ट बुक की वो आ जाती हैं। तो हमारे पास जो है मार्केट इन एफिशिएंसी और इम्बैलेंस की जो डेफिनेशंस है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1, 2 और 3 कैंडल, अब 3 कैंडल्स के दरमियान ही आपकी इनएफिशिएंसी होगी, राइट। बिकॉज जब एक कैंडल बनेगी तो अब हम लोग इस कैंडल की विक को इस कैंडल की विक के साथ मीट नहीं करवा सकते ना कह सकते हैं कि ये इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट तब होगा जब मार्केट में बेशक यहाँ पे आपकी विक्स हो, आपकी यहाँ पे विक्स हो, लेकिन इस बॉडी के दरमियान जब ये सारा गैप आ जाता है तो इसको हम लोग इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है। इफ यू टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल हियर, नोटिस हाउ there is a gap between the wicks on the first candle and the third. The wicks don't meet, therefore this is identified as an imbalance or inefficient price action. So this is the definition of inefficient price action or imbalance. तो अक्सर आप लोग चार्ट्स पे देखते होंगे ना कि यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ और उसमें यहाँ पे इस तरीके से IMB इम्बैलेंस मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। ये जितने भी आप चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीजें मेंशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो आपकी क्या चीजें होती हैं, वो क्या टर्म्स होती हैं, वो आपकी रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ताकि आपको वो बाद में इंसान उसमें जो होता है ना, जब आप लेवल्स ड्रॉ करके चल रहे होते हैं तो आसानी के साथ आप उनको प्ले भी कर सकते हैं। On the other hand, there is an example here. Noticed how there isn't a gap between the wicks on the first candle and the third. The wicks meet, therefore this is identified an efficient price action. तो efficient का मतलब ये होगा कि आपकी जो फर्स्ट कैंडल है, ये आपकी सेकंड कैंडल है, ये आपकी थर्ड कैंडल है, तो इसके दरमियान में जो आपस में आपकी विक्स होंगी वो मीट करनी चाहिए। This is called your efficient price action. So this is the basic example that you all need to know throughout the journey of your trading. ये आपकी टर्मिनोलॉजी जो है ना, ये इसमें आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। और इम्बैलेंस डेफिनेटली, अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज बाद में ये चीजें होती हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जब मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश की कैंडल बनाई हुई है। ठीक है, दिस इज फॉर द एग्जांपल थिंग। और यहाँ पे इतनी बड़ी जो है ना मार्केट आपकी बुलिश की कैंडल बना देती है, तो इसमें तो 3 कैंडल्स नहीं बनी हुई। ऐसे ही है ना, इसमें आपको 3 कैंडल्स तो नजर नहीं आ रही होंगी। तो अब इसमें इम्बैलेंस किस तरह लिया जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी जो ये विक होगी और इसके बाद मार्केट डेफिनेटली अगर यहाँ पे विक देगी, तो आपका ये जितना भी एरिया है यहाँ पे अगर विक लगी हुई है और उसके बाद प्राइसेस मजीद ऊपर चली जाती हैं, तो ये सारे का सारा आपका जो है ये इम्बैलेंस का जोन होगा। ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे अपने रेफरेंस के लिए कि मार्केट नीचे आए। जिस तरह अभी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे सामने, जो अभी रीसेंट एग्जांपल है वो किस चीज़ की है, वो हमारे पास गोल्ड की है।
जब गोल्ड ड्रॉप होता है तो वो कितनी, दो कैंडल उसने 1 आवर की बनाई है, और दो कैंडल्स के अंदर अभी मल्टीपल कैंडल्स बन चुकी हुई हैं, मल्टीपल कैंडल्स बन चुकी हैं, वो सारी इम्बैलेंस को फिल कर रही हैं। ऐसा 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 मार्केट ऊपर जा रही है, और उस इम्बैलेंस को मार्केट ने वहां पे क्या किया है, फिल कर दिया हुआ है। इट मींस दैट इज योर एफिशिएंट प्राइस एक्शन। मार्केट अपनी इम्बैलेंसेस को फिल करती हुई जा रही है। जब प्राइस डिलीवरी आपकी जो है ना, जब आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। अब ड्यू टू न्यूज आपका गोल्ड गिरा, वैसे भी गोल्ड को गिरना ही चाहिए था उस अपने जोन से, बट न्यूज ने क्या किया, न्यूज ने उसकी मूव को तेज कर दिया। मींस जो उसमें ट्रांजैक्शंस होंगी वो इतनी तेजी से होंगी कि मार्केट बिल्कुल तेजी से ड्रॉप हो जाएगी। और अभी आप देख लें कि आई थिंक फ्राइडे वाले दिन मार्केट अपनी सपोर्ट बनाई है, सपोर्ट बनाने के बाद हाई बनाया, फिर हायर लो बना दिया, फिर हायर हाई बना दिया। तो इस तरीके से मार्केट, अब ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड बस बुलिश चला गया, ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता। तो मार्केट में ये चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं, साथ साथ अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। अब इसकी हम लोग थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं मजीद। ओके, सो the price was down in a downtrend and then it broke above the previous high, creating a higher high. Means that market has changed the character towards the bullish side, जिस पे मैंने आपको ये चीज बताई हुई है बड़े अच्छे तरीके से, कि if market break above from its previous high और इसमें विक लगा जाए तो दिस इज विक लगा दे, तो इसका ये मतलब होता है कि दिस इज कॉल्ड योर चेंज ऑफ करेक्टर। ब्रेकआउट के लिए मार्केट की क्लोजिंग अप साइड पे होना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इम्पल्सिव मूव बुली साइड पे दे दिया। सेम लाइक आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, गोल्ड की ले सकते हैं कि गोल्ड ने भी इसी तरीके से मूव किया हुआ है। दिस टेल्स अस देयर इज अ चेंज इन द ट्रेंड, सो वी लेबल द ब्रेक एज अ चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग लेबल कर लेंगे ना, चेंज ऑफ करेक्टर। अब आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक का बताया था, ऑर्डर ब्लॉक तो आप सबने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक बनाने की मैंने आपको शर्त बताई थी कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी इनगल्फ होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट जो है वो फिर बुलिश साइड पर चलती गई और बुलिश साइड पर मार्केट चलेगी, और उसने एक हाई बना दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि आपकी ये 1 कैंडल है, 2 कैंडल है, और ये 3 कैंडल है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपकी इस तरीके से 3 कैंडल्स कंसेक्यूटिव बने या एक ही बड़ी इनगल्फ कैंडल बन जाए, दैट शुड बी फाइन। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। सो इसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गैप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन इम्बैलेंस या इन एफिशिएंट विक्स डू नॉट मीट। यहाँ पे विक्स जो है वो मीट नहीं की, तो इन एफिशिएंट प्राइस एक्शन। एज प्राइस impulsive and broke through the high, we can see that it created imbalances in the range। एक रेंज के अंदर उसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, इम्पल्सिव मूव उसने बुली साइड पर दे दिया। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू डू नाउ, पुल बैक टू फिल इन द imbalance और कंटिन्यू। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं वो आपकी अगर दोबारा नीचे आती हैं तो डेफिनेटली अपने इस एरिया से प्राइसेस को आपको दोबारा बुली साइड पर जाना चाहिए। अब जो ये लाइंस इस तरह ड्रॉ की जा रही होती हैं, ये आपके रेफरेंस पॉइंट होती हैं। प्राइस इस तरह जिग जैग करती हुई आए, नीचे आए इस तरीके से, तो हमारे पास एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि अब प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड पे आनी चाहिए। ठीक है, अपने इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। इम्बैलेंस क्यों बनता है, जब मार्केट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती हैं और इन रिजल्टेंट मार्केट जो है वो बाय साइड पे मूव ले लेती है, एक डाउन साइड पे मूव करती हुई आ रही है प्राइसेस आपकी। इसी लो को उसने ब्रेक कर दिया और ये इसका लोअर हाई था। अब मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इम्पल्स मूव बुलिश साइड पे दे दिया। अब यहाँ से मार्केट टेस्ट करने के लिए आती है और फिर आपकी बुलिश साइड पे आपकी प्राइसेस चली जाएंगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, वी नीड टू चेक एंड वी नीड टू सी मार्केट एज एंड एज यू कैन सी प्राइस हैज पुल्ड बैक। इसको पुल बैक कहते हैं ना, कि मार्केट जब बुलिश साइड पे जाती है तो उसकी रिट्रेसमेंट, पुल बैक, दीज आर द सेम थिंग। ठीक है ना, ये सेम थिंग्स होती हैं, पुल बैक भी और रिट्रेसमेंट, इसको कोई डिफरेंस नहीं होता। Taking out the high has now filled the imbalances it had created, therefore providing buyers a fair opportunity to get in and capitalize on the move। तो इसमें ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, तो उसको एक और अपॉर्चुनिटी देगी है कि यहाँ पे मार्केट में दोबारा से एंट्री लें, और मार्केट की डायरेक्शन पे आप लोग मूव कर रहे हैं, अपना टीपी यहाँ तक अपने हाई के ऊपर आप लोग लगा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन ए एफिशिएंट प्राइस एक्शन। जब इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, मार्केट इम्बैलेंस, अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिजेक्शन भी दी है, लेकिन जब तक अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, तब तक मार्केट वहीं पर रेंज करती रही है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर वो मार्केट जो है वो देखें कि इन गल्फ उसने कैंडल बना दी या 5 मिनट पे वो उससे पहले ही ब्रेकर ब्लॉक से सेल हो गई है। डेफिनेटली ये आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कि ऐसे होता है, क्या होता है इस तरह।
तो उसपे फिर क्या होता है कि वी जस्ट नीड टू बी काम एंड पेशेंस। नो नीड टू जंप इन द मार्केट। अगर यह मार्केट यहाँ से बुली साइड पे गई, इट्स ओके। लेकिन जो एक्चुअल उसका मूव है वो तो ये है, मार्केट ने तो आखिर में मूव दिया ना। पहले मार्केट नीचे आई, अपने इस लो से मार्केट हाई तक चलेगी, फिर मार्केट ने दोबारा मूव एक दिया बुली साइड का, फिर मार्केट नीचे आई, अपने इस एरिया को टेस्ट किया और बुली साइड पे। तो जस्ट वी नीड टू वेट एंड जस्ट अपना एंट्री प्राइस का वेट करें, और जब प्राइसेस वहां पर आएंगी तो हम लोगों ने वहां पे अपनी एग्जीक्यूशन को एंट्री करनी है, और दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं, उसमें वेट करना है, अपने टीपी का वेट करना होगा, और कुछ भी नहीं। तो टीपी आपका कहाँ तक होना चाहिए, जिस तरह अभी मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, जब 5 मिनट का स्ट्रक्चर एरिया है, बस आप टीपी अपना वहां तक लें, 50 पिप्स लें। इस तरीके से आप लोग देखें, डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, डिफरेंट पोर्शंस के अंदर आपने इनको स्प्लिट किया होता है, डिवाइड किया होता है टाइम फ्रेम को। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे कितने आसानी से आप लोग डेली के पिप्स ले सकते हैं। इवन अगर जो अच्छा ट्रेडर है, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है $1,000 की, फॉर एग्जांपल इन द इनिशियल स्टेजेस, तो अगर आप एक दिन में $50 प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप देख लेना कि अगर मंडे वाले दिन आपको बूस्ट मिल गया और नेक्स्ट डे आपने $30 बना लिए, नेक्स्ट डे आपने $100 बना लिए, तो इस तरीके से आपका अमाउंट, आपका जो अकाउंट है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है इन इन परसेंटेजेस एज वेल, और उसके साथ साथ ट्रेड सेटअप्स के ऊपर भी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड सेटअप्स का वेट कर रहे होते हैं। जितना भी सप्लाई एंड डिमांड का ट्रेडर होता है ना, जो पर्सनली मैं भी कर रहा हूँ, जो अपनी मेथड पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अब आप छोटी मोटी ट्रेड्स कर सकते हैं, 5 मिनट पे आपने 50 पिप्स ले लिए। जब मेजर लेवल्स पे आते हैं तो आप लोगों को कभी इतनी अच्छी मूव मिलती है कि आपको 300 पिप्स, 350, अगर पूरा हफ्ता आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिली, तो एक ही मूव आपको इतनी अच्छी ट्रेड दे देती है कि आपके सारे लॉसेस भी कवर हो जाते हैं और आपके अकाउंट दोबारा से प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इसमें एंट्री प्राइस, अब एंट्री जो होगी वो आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, जो आपका मेन क्वेश्चन होता है कि सर एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो एंट्री डेफिनेटली इसकी प्राइस जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, आप बेशक इसकी यहाँ पे एंट्री लगा लें, एसएल इसकी लो पे नीचे होना चाहिए, और टीपी आपका इस हाई पे होना चाहिए। और यहाँ पे मेंशन भी है कि एंट्री प्राइस आपकी यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस आपके इसके नीचे होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल, अब अगेन आप लोग देख लें कि इस एरिया से लेके जो हाई के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि 3 कैंडल्स समटाइम्स नहीं भी होती, एक ही कैंडल होती है, तो उसमें फिर हमें क्या करना चाहिए। रिफाइन उसको किस तरह करें, रिफाइन इस तरीके से आप करें कि अगर देखें अभी यहाँ पे कोई रिफाइनमेंट नहीं हुई हुई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम को आपने कितना और रिफाइन करना है, आप अपना एसएल जो है वो 3 to 5 पिप्स का तो नहीं रखेंगे। हमें बस उस लेवल का वेट करना चाहिए, जब प्राइसेस आपकी उस लेवल पर आए, उस एरिया को टच करें, टच करने के बाद जब मार्केट बुलिश साइड पर जाए, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने टीपी का वेट करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपका इम्बैलेंस किस तरह है कि इस कैंडल से लेके इस कैंडल के दरमियान जो एरिया है वो सारा इम्बैलेंस का है, इम्बैलेंस फील्ड किस तरह होती है, जब यहाँ पे विक्स आपस में मीट कर रही होती हैं। ठीक हो गया। एंट्री प्राइस आपकी यही होनी चाहिए, और लो। अब आप कह रहे हैं ना कि हम लोग एसएल जो है वो मजीद रिफाइन किस तरह करें, अगर सम टाइम्स मार्केट, अभी यहाँ पे तो आपको एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, दिस इज योर टेक्स्ट बुक एग्जांपल, नॉट ऑन लाइव मार्केट एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है कि सम टाइम अगर मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे करें, तो शायद छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे यहाँ पे आपकी कोई कैंडल बन रही हो, ऐसे ही है ना। तो मार्केट जो है समटाइम्स आपकी मिड पे विक्स लगा ले, तो अगर आपका एसएल इसकी नीचे होगा, तो वो तो आपका एसएल हिट करके मार्केट बुली साइड पे चली जाएगी। इसीलिए एटलीस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं या आपका जो डिमांड एरिया होता है, वो आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम का चूज करना है, अपने छोटे टाइम फ्रेम को उसको चूज नहीं करना। अगर ये मैं आपको बताऊं कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आपने इसी लेवल का वेट करना है 1 आवर के। ठीक है। जिस तरह अभी आप दोपहर में देख लें कि ओंडा के चार्ट्स के ऊपर गोल्ड में इसी तरह की कैंडल बनी हुई थी नीचे लो पे, मार्केट ने उसकी विक को इतना उसने टेस्ट किया, यहाँ तक उसने टेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से बुली साइड पे चली गई, 200 पिप्स उसने दे दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि मार्केट जो है वो वहां से बुली साइड पर आपकी जाना शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो इसको रिफाइन के, बहुत सारे ट्रेडर उसको रिफाइन भी करते हैं, जो कि ठीक है, एसएल छोटा होना चाहिए, लेकिन उनको नुकसान क्या होता है कि 5 मिनट पे उनका एसएल 5-10 पिप्स का बन रहा होता है, वो ऐसे रेट करती है मार्केट बुली साइड पे, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमेशा एंट्री आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आप लोगों ने किस तरह इसको रिफाइन करना है, जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन भी ये किया है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, सेम एरिया के ऊपर, सेम सप्लाई के ऊपर, सेम डिमांड के ऊपर, तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने क्या चीज़ देखनी है, कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए और उसके बाद मार्केट फ्रेश सप्लाई बनाए, और वहां से फिर आप लोग सेल साइड पे उसको देखें। अच्छा, ये भी अब मैं आपको बता दूंगा, फिर कभी बताता हूँ आपको, सब्र कर जाए।
अब इसमें देखें ना कि ये जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको ये चीज बता दी है, तो इसीलिए कहते हैं कि मेरी कोशिश यही होती है ना कि आप लोगों को हर एक चीज क्लियर कराऊं, लेकिन आप लोग थोड़े क्वेश्चन अर्ली पूछ लेते हैं। अर्ली आप लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसलिए फिर आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी तरफ रहती है। अब ये तो मेन बड़ा एरिया हो गया। अब देखें पीछे अगर आपका सेम सप्लाई जोन है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे कितना जबरदस्त एविडेंस है कि मार्केट ने जो लोब इसका बनाया बनाया हुआ था उसका उसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद आपकी 1 2 3 कैंडल में सेम प्रोसेस है, अब मार्केट ने उसे एरिया को टच किया तो यहाँ पे तो आपका एसएल और छोटा हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज जो है ना वो समझ आ गई होगी कि प्रीवियसली, अब ये चीज आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड इस चीज को करना है, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, इफ आई से दैट ऑन द प्रीवियस बड़ा टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम और वट एवर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम आपका इस तरीके से है। अब ये हमारा यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी हुई है और मार्केट फिर ये बुली साइड पर जाती है और फिर इसने लो ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस चीज को हमने देखना है। चेंज ऑफ करेक्टर, ये आपका लो था, उसने ब्रेक किया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पूरी लो मूव बना दी है, लो उसने ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने पुल बैक किया है, अगेन अपने उस लेवल पे जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट की कैंडल का एरिया 10 पिप्स का, तो आपकी एंट्री प्राइस ये होगी और 10 पिप का आपने यहाँ पे एसएल दे दिया। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर एग्जांपल दिस इज योर सपोर्ट एरिया। अब मार्केट नीचे आती है अपनी इस सपोर्ट लेवल पे और आपको जो है वो आपका टीपी हिट कर देती है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप लोग, जब मेजर टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया होगा और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो इस बेस के ऊपर आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और देन बूम, मार्केट आपकी टारगेट हिट कर देती है सेल साइड पे। इवन बाय साइड का भी यही तरीका होता है। तो हर टाइम फ्रेम आपका बिल्कुल अपने मुताबिक चलता है, लेकिन उसमें रिफाइनमेंट जिस तरह आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन आपका बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर रिफाइनमेंट आपने फ्रेश लेवल्स पे करनी है। मींस मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, मेजर टाइम फ्रेम की सप्लाई को उसने हिट किया तो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, राइट। अब मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, अपने फ्रेश सप्लाई को हिट करती है यहाँ से, तो हमारे पास एक यहाँ से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, प्राइसेस आपकी सेलिंग साइड पर नीचे आ सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी एंट्री भी, एक तो आपकी पोजीशंस जो सॉरी आपकी जो एंट्री है वो भी रिफाइन हो जाएगी और आपकी पोजीशंस भी सारी की सारी सिक्योर हो जाएंगी। तो आई थिंक दिस इज द आई मीन बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग ना इस तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सारा तरीका होता है अपने जोन को रिफाइन करने का। अच्छा, अब लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है, लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई, एंड इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज लिक्विडिटी एंड हाउ डू वो आइडेंटिफाई देम। इन सिंपल वर्ड डेफिनेशन, लिक्विडिटी इज जस्ट एन एरिया वेयर देयर इज स्टॉप लॉसेस एंड पेंडिंग ऑर्डर्स, एसेंशियली वी आर ऑल लिक्विडिटी इन द मार्केट्स। डेफिनेटली आप देख रहे हैं हर वक्त सेलिंग बाइंग चल रही है, तो हर वक्त इसमें लिक्विडिटी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ओम कुमार, प्लीज मुझे जरा ये कंप्लीट करने दें, तो फिर मैं आपके अगर क्वेश्चन आंसर का एंड पे जवाब दे दूं तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर नहीं है। तो आप अगर लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे भी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से सारा जो एक फ्लो होगा वो टूटता रहेगा बार बार। प्लीज इस चीज को आप अवॉइड फिर करें अभी। तो इस पे ये है कि हाउ एवर दैट डज नॉट मीन एवरी सिंगल ऑर्डर मस्ट बी टारगेटेड एंड दे आर टेकन आउट बाय द मार्केट मूवर्स। जो मार्केट मूवर्स और मार्केट मेकर्स होते हैं वो दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। एज सम एरियाज आर सिंपली नॉट लिक्विडेटेड इनफ फॉर टू बी वर्थ टू ग्रैब फॉर द इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे एरियाज जो इस तरह के होते हैं कि मार्केट उसमें मूव जो है वो एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं कर रही होती जिस तरीके से आपको करनी चाहिए। अच्छा, पॉपुलर एरियाज क्या होते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स जो उनसे जहाँ पे अपने ऑर्डर्स को सेट कर रहे होते हैं या स्टॉप्स लगा रहे होते हैं या पेंडिंग ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं, वो डेफिनेटली आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होता है, डबल टॉप डबल बॉटम होता है आपका, ये आपकी ट्रेंड लाइन होती है। ये तीन तरह की इसमें लिक्विडिटी मार्केट में चल रही होती है। नंबर वन पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, देयर फॉर दीज पॉपुलर एरियाज वेयर रिटेल ट्रेडर्स टेंड टू एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स विल हैव अ लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस, मेकिंग it a nice level of liquidity for the market movers to target। अब मार्केट मूवर से मुराद ये होता है कि अगर मार्केट आपकी एक लेवल से रिजेक्शन ले रही है तो डेफिनेटली एक रिटेल ट्रेडर अपने इस लेवल को रेजिस्टेंस मानेगा। जब प्राइसेस यहाँ पे जाएंगी तो मार्केट मेकर्स यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस को इस तरह करेंगे कि फेक आउट करा के मार्केट को दोबारा से नीचे की तरफ। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट।
इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, फिर डाउन साइड पे, और फिर आपकी प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होती है? डबल टॉप होती है, रिटेल ट्रेडर्स वुड आइडेंटिफाई अ हाई, एंटर इन सेल आफ्टर प्राइस टेस्ट द हाई अगेन एंड दे सेट देयर स्टॉप्स अ फ्यू पिप्स अबव। मार्केट उनकी डायरेक्शन पे जाती है, फिर पुल बैक करती है और उनके स्टॉप लॉसेस हिट करके उन्हीं की डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देती है। सेम ट्रेंड लाइन भी इसी तरह होती है, जब मार्केट ट्रेंड लाइन पे चल रही होती है उसका भी सेम रिजल्ट्स होते हैं, और उसके बाद डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पे भी मार्केट सेम एज इट इज ही बिहेव कर रही होती है। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में क्या होता है कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में मार्केट ने क्या किया, एज अ रिटेल ट्रेडर you would have entered a sell if the trend line as it has been tested multiple times। यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। जब हमने अपना पीएल यहाँ पे एंटर किया तो मार्केट हमारी डायरेक्शन पे चली गई। प्राइस देन मूव्स इन देयर डायरेक्शन एज टू मोटिवेट देम टू कंटिन्यू यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। अब क्या होता है कि जब प्राइस दोबारा नीचे मींस ड्रॉप होने के बाद दोबारा पुल बैक करती हैं, तो यहाँ पे वो फिर से इसको सेल करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है। तो मार्केट क्या करेगी, उनकी जो लिक्विडिटी मींस जो ऑर्डर्स होंगे वो आपके उठा लेगी और उनका जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट करवा देगी। बट देन ये क्यों इसको मार्केट ब्रेकआउट कर रही थी कि जो मार्केट मूवर्स होते हैं उनके लिए ये एक बहुत इजी टारगेट्स होते हैं। अब आप देख लेना कि मल्टीपल लोग जो हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मींस अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो उनके लिए अब सारे यहाँ पे एक ही ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा उनको प्रॉफिट दिखाएगी। अब यहाँ पे आप लोग क्लोज कर दें, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपका लो आ चुका है, एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना मूव बुलिश साइड पे दे दिया। तो बेसिकली होता क्या है, जब मार्केट ने इस तरह लोअर हाई बनाया हुआ है, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई बना दिया, तो आपकी ये ट्रेंड लाइन भी उसने ब्रेक कर दी है। तो इस तरीके से जो है वो आपका मूव आपके अगेंस्ट चला जाता है। फर्स्ट टाइम आपको प्रॉफिट दिखाएगा, सेकंड टाइम आपके अगेंस्ट चला जाएगा। सेम एज इट इज जो सपोर्ट पे भी होता है। सपोर्ट पे क्या होता है कि मार्केट ने क्या किया, एज ए रिटेल ट्रेडर यू वुड हैव एंटर्ड अ बाय ऑफ दिस डबल बॉटम। यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। अब डबल बॉटम के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट में एंट्री लेंगे। अब एंट्री लेने के बाद मार्केट में हमने क्या किया, जब दोबारा प्राइसेस नीचे आई तो फिर एंट्री की। अब इस टाइम मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी हल्की सी रिट्रेसमेंट दी और हमारा एसएल हिट कर दिया। तो दिस पीएल shows that this is your stop loss। तो स्टॉप लॉस हमेशा आपका छोटा ही होगा। प्राइस देन मूव इन देयर डायरेक्शन टू मोटिवेट्स देम टू कंटिन्यू यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। क्योंकि स्ट्रेटजी से बार बार मुराद ये होता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या चल रही होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट से इसको बाय करेंगे, जो कि बिल्कुल इजीएस्ट स्ट्रेटजी होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, एंड रेजिस्टेंस से हम लोग इसको सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब दोबारा आप लोग अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इन स्ट्रेटजी को हम लोगों ने बार बार फॉलो नहीं करना जब मार्केट अपनी लिक्विडिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अपने ऑर्डर को आपने लिमिट लगाई होगी तो लिमिट में क्या ये होगा कि मार्केट आपको वहां पे जो है वो बाहर निकाल देगी, मार्केट वहां से आपकी जो एंट्री है उसको एसएल हिट आपका करवा देगी। तो इसमें बार बार आप लोग एग्जीक्यूशन करने से आपने इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट ने यहाँ पे वन टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, और क्या किया, एज अ रिटेल ट्रेडर यू हैव एंटर्ड द सेल ऑफ दिस रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद दोबारा से अपनी लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे दोबारा एक हाई बनाया और उसके बाद लो साइड पर आ गई। दोबारा मार्केट ने अगेन लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो मल्टीपल टाइम्स इसमें ये होता है कि जितना रिटेल ट्रेडर्स है उसमें कम एंटर हो। ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर होता नहीं है, रिटेल ट्रेडर जितना उसमें कम हो उतना बेटर होगा। तो मार्केट मूवर्स जो मेकर्स होते हैं या मार्केट मूवर्स उनको हम लोग बोलते हैं, जिसको आप लोग स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करती है कि जितने भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर होंगे जो इसके टच पे, रेजिस्टेंस के टच पे सेलिंग करेंगे, उसको मार्केट ने यहाँ से एग्जिट कर दिया। और उसके बाद आप लोग देख लें इस तरीके से मूव आती हैं। अब गोल्ड का हम लोग चार्ट देखते हैं तो प्रीवियसली डेली पे हमारे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस तरह रिजेक्शंस दी हुई थी, विक्स बनाई हुई थी। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगेन उसको थोड़ा सा फेक आउट दिया, और फेक आउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज शुरू कर दी, और न्यूज के टाइम पे इस तरीके से मार्केट आपकी नीचे जाके गिरी है। तो ये गोल्ड के चार्ट के ऊपर आप लोगों को ये चीजें फिर समझ किस तरह आएंगी, समझ आपको इस तरीके से आएंगी ये चीजें जब आप लोग इनका बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग करेंगे तो उस पे आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से